मंजू सिंह ना। जी। हाँ, प्यारा दोस्तों, हमें जहाँ मंदिर पर मंजू सिंह जी मिली हुई हैं, जो वैसे तो हमारे ही गृह जनपद फतेहपुर के कौवन क्षेत्र के हैं और यहाँ मध्य प्रदेश में पिछले 20-25 वर्षों से रह रही हैं 10 आप। साल से 10 साल अच्छा, से 10 वर्षों से 10 वर्षों से आप यहाँ रह रही हैं। मंदिर कितने दफ़ा आना गए हो? मैं हज़ारों बार भैया, मुझे गिनती ही नहीं है मैं कितनी बार आई हूँ। तो अच्छा, जब पहली बार जब आई थी तो कुछ का कुछ संस्मरण आपको याद है? तब तो मैं बचपन में आई थी तो मुझे कुछ वो पूजा पाठ ऐसे कुछ पता ही नहीं चलता था मम्मी पापा के साथ। लेकिन जब मैं सतना रहने लगी, पहली बार आई तो मुझे लगा कि मतलब कुछ है यहाँ पे, और अब तो अपने आप मन करता है और मैं आ जाती हूँ। मन करता है और आप हाँ, आ जाती हैं। हाँ। तो क्या मतलब विशेष कुछ रहती है, क्या इच्छा रहती है, क्या आने के पीछे का उद्देश्य क्या रहता है? मतलब भैया कोई उपदेश नहीं, सिर्फ माई से प्यार है, और वो इतनी अब अलौकिक हो गई कि ना कि वो मुझे सच में सपने में आ जाती हैं। अगर मैंने उन्हें याद किया तो वो भी मुझे याद करती हैं। मतलब सासू माँ हैं? हाँ, नहीं वो तो चली गई। कब चली गई? 2-3 साल हो गए भैया। उनसे सच बताना, तालमेल कैसा था? नहीं, सच में माँ बेटी जैसे था। और पता है भैया, मैंने तो शादी का मतलब शादी हुई तो मुझे शादी का मतलब नहीं था, ये था कि ससुराल अच्छा। तो मुझे मम्मी से भी अच्छी मेरी मम्मी थी, मतलब बहुत अच्छी थी मम्मी। वी मिस यू मम्मी, बहुत ही अच्छी मतलब मेरी मम्मी थी। पापा को तो नहीं देखा, ससुर जी को, पर मम्मी बहुत अच्छी थी, बहुत। विल मिस यू बहुत सारा। क्या नाम हुआ बेटा आपका? मेरा नाम आस्था है। आस्था। हाँ। आस्था, क्या लग रहा है जब आप मम्मी के साथ आना जाना शुरू हुआ, या मतलब कभी गूगल में या सोशल मीडिया में अलग अलग माध्यमों से माता जी के बारे में कभी ना मंदिर नहीं, मेरे घर में ही माता रानी का हमेशा से मम्मा पापा के नाम से सुना है, और जब से मैंने अपना होश देखा है तब से मैं मैहर आ रही हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है। मेरा जब भी मन घबराता है या मेरे को गंदा फील होता है, मैं मम्मा से बोलती मम्मा मैहर चले, तो बहुत ही अच्छी जगह है। और मैं तो कहती हूँ जो नहीं आए हैं वो ज़रूर एक बार आएँ, और यहाँ का वो यहीं आके फील कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या एनवायरनमेंट है और क्या पीस है। क्या तैयारी चल रही है भविष्य को लेकर? मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया है और मैं माता रानी से मनाया है कि मैं जल्दी से अच्छी डॉक्टर बन जाऊँ। नीट के एग्जाम में डॉक्टर बनेंगे आप? हाँ जी। इसी सत्र में दिया था? हाँ जी। एग्जाम का हाल देखी है? यस, देखा है मैंने, पर मुझे विश्वास है क्योंकि मैंने मेहनत की है, तो मुझे विश्वास है कि मुझे एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा और मैं एक अच्छी डॉक्टर बनूँगी। डॉक्टर तो आप बनेंगे, पहले तो एग्जाम तो ठीक से हो जाने दीजिए। हाँ वो तो है, पर जो भी होगा वो सिर्फ मेरा नहीं होगा ना, सब बच्चों का होगा, तो मैं अच्छा विश करूँगी। अच्छा विश करेंगे। यस। और लगातार जिस प्रकार से नीट का एग्ज़ाम हो गया हो, या RO का, CSIR का हो, या ARO का हो, पुलिस का हो, ये लगातार जो एक्चुअली स्टूडेंट भी हो, इसलिए सवाल मेरा जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, तो उस चीज़ों को कैसे देखती हो? मैं मानती हूँ कि हमें गवर्नमेंट को इसके लिए और थोड़ा सीरियस होना चाहिए और पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे थोड़ा मेंटल प्रेशर से इस समय ग्रोथ हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को भी बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए। मैहर माता से प्रार्थना किया कि माता हमारी गवर्नमेंट को कुछ सद्बुद्धि दो कि एग्जाम। मैंने उनसे प्रार्थना किया, माता रानी आप जो करेंगी मुझे विश्वास है आप अच्छा करेंगी, पर मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है और सब बच्चे मेहनत करते हैं। तो नीट की तैयारी कहाँ की? कोटा से की कि दिल्ली से की? दिल्ली से की है। क्योंकि कोटा में देखा जाता है ना, लगभग हर दूसरे दिन कोई ना कोई स्टूडेंट आत्महत्या कर लेता जी, है। जी। उसके पीछे का क्या कारण महसूस किया? क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रेशर है बच्चों के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है बच्चों की जो वहाँ पे तैयारी करते हैं। उस प्रेशर को देख के, बच्चों की नंबरिंग को देख के वहाँ पे बहुत प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर। तो इसके पीछे का जिम्मेवार कौन है? माता पिता की ज़्यादा इच्छाएं कि समाज का दबाव? क्या लगता है आपको? जैसे कि मेरे माता पिता तो बहुत सपोर्टिंग है, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मतलब वो नहीं फोर्स किया, बट मैं मानती हूँ कि हमारा एजुकेशन जो है वो बहुत वैसा है, मतलब कि बच्चे हर बच्चा पढ़ता है। अगर वो नीट की तैयारी करने गया है, जेई की तैयारी करने गया है, तो हर बच्चा मेहनत कर रहा है। जैसे हमारी सीट्स नहीं है, गवर्नमेंट सीट्स नहीं है, इतने बच्चे 24 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, उसमें 1 लाख भी सीट नहीं है। तो मैं मानती हूँ कि ये एजुकेशन सिस्टम ही प्रेशर है हमारे लिए, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं है। तो विश्वगुरु बनेंगे? लेकिन आप भी भैया बहुत अच्छे भैया हो, मैं तो पहली बार आपसे लगा, आपसे मिलकर माई ने ही आपसे मिलवाया है। हमारे रोमे में आप बैठे, सच में बहुत अच्छे हो, टच वुड। लेकिन मैंने पूछा आपसे, अगला मेरा सवाल था कि आपको लगातार जिन तरीक़ों से आप देख रही हैं, तो आपको लगता है कि जिस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम है, हमारा देश विश्वगुरु बन पाएगा? नहीं, अगर इसमें सुधार नहीं आई तो ये बहुत ही, क्योंकि मैंने देखा है इस बार कोचिंग में एडमिशन्स के भी % घटे हुए हैं। इसका मतलब कि बच्चों के और पेरेंट्स के दिमाग में इस चीज़ का असर हुआ है कहीं ना कहीं। कि जितना पैसा इनको तैयारी में लगवाएं, कुछ और कॉलेज करवा दे या कुछ और फील्ड करवा दे, क्योंकि कोई मतलब नहीं ना, कोई मतलब नहीं ना। समय का पापा तो बहुत सपोर्टिंग है, कोई मतलब नहीं, प्रेशर नहीं दिया कभी। टच वुड, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब मैं कितना भी पढ़ूँ, कुछ भी पढ़ूँ, कैसे भी, उनने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी बातें सुनी, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का साथ दें। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पेरेंट्स हमेशा बच्चों को साथ देते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स के ऊपर दबाव आता है समाज का कि क्या बेटा, आपका बेटा बेटी गया हुआ था
बन गया कलेक्टर, बन गया डॉक्टर, बन गया इंजीनियर। जो लगातार जो ताने होते हैं, फिर जब माँ बाप के कानों तक जाते हैं तो चुपके से जाके रो लेती हैं। फिर कभी अगर बच्चों ने देख लिया, चूँकि जो बच्चे इंजीनियरिंग की, नीट की या किसी जब तैयारी करते हैं, तैयारी करते वक्त वो लोग मैच्योर हो जाते हैं। वो लोग आंखें पढ़ना समझ चुके होते हैं कि आंखों में क्या चल रहा है। तो जब वो अपने माता पिता की आंखों में नम या गम या दुख देखते हैं तो ज़रूर पूछते हैं। फिर बताते हैं कि आज तुम्हारी बुआ का फ़ोन आया था, बोले काहे भतीजे को इतना दूर भेजी हुई हो, वापस बुला लो, अब हो गया, उम्र हो गया, शादी वादी कर दो। इसी प्रकार के जो प्रेशर हैं माँ बाप तक पहुँचते हैं, माँ बाप के द्वारा बच्चों तक पहुँचते हैं। और फिर जो कोटा में जब सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक कोचिंग सेंटरों में लगातार उनको रगड़ा जाता है, वो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो लोग खुद उसको सहन नहीं कर पाते। और यही कारण है कि लगातार विद्यार्थियों के बीच में जो आत्महत्याओं की भी घटनाएं हैं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ऋतिक के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस, धन्यवाद।